नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग आधुनिक भारत के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग क्या-क्या पढ़ चुके हैं? प्राचीन भारत पढ़ चुके हैं, मध्यकालीन भारत पढ़ चुके हैं और हम लोग आधुनिक भारत पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, आप सबको पता होगा। तो ये जो है हमने काफ़ी डिटेल से प्राचीन भारत और मध्यकालीन के भारत के बारे में अच्छी डिटेल से पढ़ रखा है। इन दोनों की वीडियोज़ की जो है हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डाल दी है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्या है, हिस्ट्री जो है बहुत बड़ी है, आपको पता है। लेकिन जो हिस्ट्री हमने पढ़ा है ये 4 घंटे का प्राचीन भारत है, 3 घंटे के आसपास का मान लीजिए मध्यकालीन भारत है। तो इनको जो है मैंने पढ़ा रखा है ना, अगर इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि पूरा लूसेंट हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक शब्द जो है जो इंपॉर्टेंट है उनको स्टार लगा के आपको बता के रखा है, ठीक ना। तो ये थी कुछ बातें। और एक बात और बोलनी थी कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे हम लोग पूरा लूसेंट सीरीज खत्म करेंगे, पूरे लूसेंट बुक को, ठीक ना। तो चलो, टाइम वेस्टिंग नहीं करेंगे, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे पहले देखिए, उत्तरकालीन मुगल सम्राट। हमने क्या पढ़ा था? मुगल सम्राट के बारे में तो पढ़ लिया अभी, मध्यकालीन भारत में। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तरकालीन मुगल सम्राट। इसका मतलब क्या है उत्तरकालीन भारत का? उत्तरकालीन मुगल सम्राट का मतलब यह है कि जब मुगल सम्राट क्या है कि जैसे जैसे औरंगजेब के बाद जो है ना, मुगल सम्राट की शक्ति जो है धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी, क्योंकि इनके जो बाद में जो शासक आए वो शासन को संभाल नहीं पा रहे थे अच्छे से। तो इसके कारण से उनकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। और इस तरह से जो क्षीण होने वाली जो शक्ति उनकी कमज़ोर होने लगी, उनको जो है उत्तरकालीन में रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बाज बहादुर का साथ दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तराधिकार का युद्ध उन्हीं के अंतर्गत मुगल काल में ही अपने में ही वो लोग लड़ने झगड़ने लगे थे कि नहीं, मुझको गद्दी पे बैठना है, मुझको गद्दी पे बैठना है। तो इस तरह से उनका जो है धीरे धीरे पतन शुरू हो गया। तो जब पतन शुरू हो गया तो ये जो इतने मान लीजिए बहुत सारे क्षेत्र था, ये यहाँ के जो अलग अलग शासक थे उन्होंने अपना बगावत कर दी मुगल सम्राट से और अपना खुद का स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया। तो इसको अपने को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या किन्होंने कहाँ कहाँ के अलग अलग सम्राट ने स्थापित किया। इसको हम लोग को इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं पूछा जाता है। देखिए, पढ़ने के लिए तो हिस्ट्री में बहुत सारा है। अगर आप पढ़ने बैठ जाएँ तो इनके दादा परदादा भी क्या कहते थे, क्या नहाते थे, सब कुछ पढ़ लें आप। इनके ऊपर मूवी बन सकती है, लेकिन हम लोग उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ सिर्फ आप उतना ध्यान रखिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन गलत होता है तो फिर आके कमेंट सेक्शन है, खुला है, कमेंट करिएगा, ठीक है। चलो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। देखो, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी। शहादत खां जो था, इसका असली नाम मीर मोहम्मद आमीन था। बहादुर शाह का पूर्व नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह ए खबर के उपनाम से पुकारा जाता था, ठीक है ना। इनको आपको बस सुनते जाना है, ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मैं बोल रहा हूँ आप सुनते जाइए कान में हेडफोन लगा के, ठीक ना। देखो, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं होगा इसको बताऊंगा। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। आपको बस यहाँ पे जो हमने इतना पढ़ा है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है। क्वेश्चन सीधा सीधा ही इसे पूछा जाता है कि लंपट मूर्ख किस शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था। ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, जहांदार शाह, औरंगजेब, जहांगीर, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे। तो आपको क्या वहाँ पे लगाना है? जहांदार शाह। ये जहांगीर नहीं है, इसको ध्यान रखिए, जहांदार शाह। ये जहांदार शाह देखिए यहाँ पे लिखा है। देखिए, जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वेश्या के हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। इसका तो इसी कारण से जो है जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था, ठीक ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और क्या आपको ध्यान रखना है? देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है। फर्रुख सियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जा गया है। फर्रुख सियार एक शासक था जिसको मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। और देखिए, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में इसने मोहम्मद शाह ने अपने अनेक ख्यालों की रचना की है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण से किस मुगल कालीन शासक को रंगीला बादशाह कहा जाता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि मोहम्मद शाह जो था शासक, इसको जो है रंगीला बादशाह कहा जाता था। तो इसको आप सोचेंगे कि कैसे याद करें, बहुत सारे लोग हो गए। तो इसको सीधा सीधा आप एक बार बोल के देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। कितना सटीक बैठ रहा है। अगर आप किसी में जोड़ेंगे जहांगीर रंगीला, नहीं बैठ रहा है। औरंगजेब रंगीला, नहीं। मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये आपको ध्यान रख लेना है इस तरह से। और मैंने क्या
पिछली वीडियोज में आपको बता भी रखे थे कुछ के, जैसे कि मैंने क्या बोला था, औरंगजेब को क्या बोला जाता है, तो औरंगजेब को जिंदा पीर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो इतना ज़्यादा मतलब खतरनाक था, तो इसलिए औरंगजेब को जिंदा पीर बोला जा रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भी मैंने बताया था, मध्यकालीन भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बोला जाता था, लाख बख्श, उसको मतलब इतना दान करता था, लाखों का दान देने वाला लाख बख्श बोला जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोला जाता था, बताइए क्या बोला जाता था? ये भी फेमस था मोहम्मद बिन तुगलक, पहले सोच के बताइए आप, फिर मैं बताता हूँ आपको। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक को जो है पागल, स्वप्नशील, रक्त पिपासु कहा जाता था, ठीक ना? ये आपको याद है कि नहीं याद है? पहले तो ये सोचिए, अगर आपको याद नहीं है तो फिर एक बार वीडियो को आप जाके रिवाइज करिए। नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर को क्या बोला जाता था, सॉरी बाबर को कलंदर कहा जाता था। कलंदर क्यों बोला जाता था? इसकी उदारता के कारण। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट हैं, अपन उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, आप वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक ना? अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको इसमें से जो याद रखने हैं, जो मैंने पॉइंट बोले कि औरंगजेब को जिंदा पीर बोला जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श बोला जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक को पागल या स्वप्नशील रक्त पिपासु बोला जाता था, बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। और यहाँ पे इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट 5 स्टार इसको लगा के रखिए, रंगीला बादशाह। अभी तक मैंने जितने पॉइंट अभी बोले कुछ समय में 2 मिनट के अंदर, तो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पॉइंट है तो ये है कि किस शासक को रंगीला बादशाह बोला जाता था, तो मोहम्मद शाह रंगीला को रंगीला बादशाह बोला जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ जाते हैं। देखो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। यहाँ पे देखिए, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। हालांकि ये पूछा नहीं जाता है यहाँ पे, इसके बजाय ये पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था। तो भारत को नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता था, जो कि गुप्तकालीन सम्राट था। सबको इसको ध्यान रखना है। देखो, तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। तो यहाँ पे जो है, तो जो उस तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? बनवाया किसने था? मैंने बताया शाहजहां ने बनवाया था। तो उसके बाद अलग अलग शासक आए, जो कि वो बहुत काफ़ी फेमस था। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि तख्ते ताउस जो है ना, इसको तख्ते ताउस भी बोलते हैं मयूर सिंहासन को। और इसके पीछे भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके पीछे जो कलाकृति अलग से इसे डिजाइन बना के दिखाया गया था, तो किस यूनानी देवता को दिखाया गया? तो आर्फियस को दिखाया था। किसने बनाया था? तो बे बादल खान ने बनाया था। इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये इससे ये जो पॉइंट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने अभी कुछ ये आपको बताया कि किसने बनाया था। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो ये कौन था? मोहम्मद शाह, यही मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक ना? और देखो आगे, शाह आलम द्वितीय, जिसको अली गौहर भी बोलते हैं, के शासनकाल में 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और अंग्रेज मतलब आ गए थे कितने के आसपास आ गए थे? 1600 के आसपास, 1500 के आसपास आ गए थे। तो अंग्रेजों ने 1600 के आसपास में अंग्रेज आए थे। तो अंग्रेजों ने क्या है, शाह आलम द्वितीय को, जब वहाँ का शासक था दिल्ली का, उस समय पे इन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। और देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 1761 में मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठों की हार हुई। तो बस आपको इसमें से बस इतना ध्यान रखना है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, इसमें मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें मराठा हार गए थे। और अगर यहीं पे पानीपत का आपको प्रथम युद्ध शायद याद हो अभी तक, तो हमने क्या बताया था कि वो जो हुआ था 1526 में। 1526 में अकबर और नहीं सॉरी बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। और इसी प्रकार से 1500 का क्या था, ऐसे ध्यान रखिए, ये 2 बढ़ गया था, यहाँ से 5 से 7, 2 से 5 बन गया था। तो 1556 में कौन लड़ा था? अकबर और हेमू के बीच में। तो इसमें पानीपत की द्वितीय जो लड़ाई हुई थी, तो उसमें अकबर जीत गया था हेमू को हरा करके। ठीक ना? भूलते नहीं जाना है कि पढ़ते जा रहे हैं तो भूलते जा रहे हैं, इसको ध्यान रखना है आपको। ये भी काफ़ी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए आगे, अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। और देखिए, बहादुर शाह द्वितीय जो था, उसको बहादुर शाह जफर भी बोला जाता था। समझ रहे हैं? बहादुर शाह जफर। तो इस जो ये था, ये अंतिम मुगल सम्राट था। इसको भी आपको स्टार लगा के अच्छे से ध्यान रखना है। पूछा जाता है क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल के अंतर्गत आया हुआ है, हल्के में नहीं लेना है कि छोड़ देंगे। क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि औरंगजेब अंतिम मुगल सम्राट था। क्यों? क्योंकि अपन ने मध्यकालीन भारत में वहीं पे ख़त्म किया था। लेकिन ये जो है उत्तर मुगल कालीन में, ये बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, इस तरह से दोनों किसी भी तरह से लिख के आए तो आपको इसको लगाना है। बहादुर शाह जफर जो था, ये अंतिम मुगल सम्राट था। ठीक है,
देखो, ये जो बहादुर शाह जफर था या बहादुर शाह द्वितीय, ये 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और उसे रंगून भेज दिया गया। समझ रहे हैं? रंगून कहाँ है? ये रंगून थाईलैंड के अंदर है। तो यहाँ पे इन्होंने भेज दिया था इसको, मतलब जेल में डाल दिया, ऐसा ऐसा समझ लीजिए, 1857 में क्रांति के भाग लेने के कारण से। तो ये जो था बहादुर शाह जफर, इसकी मृत्यु हो जाती है वहीं पे रह के। तो ये अंतिम मुगल सम्राट था। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ उनको याद करने की ज़रूरत है। और याद कैसे होगा? बस एक बार पढ़ने से नहीं होगा, इसको एक बार आप ये वीडियो देखने के बाद 2-4 दिन बाद फिर से रिवाइज कर लीजिएगा 2x पे करके देख के, ठीक है ना? चलो, लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने ही बनवाया था। सयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। ये हयात बख्श बाग, ये कहाँ है? लाल किला, ये दिल्ली में है। देखो, अब क्या है, इस तरह से मुगल काल तो अब पूरा खत्म हो गया, हमारा मुगल काल जाके अभी खत्म हो रहा है, समझ पा रहे हैं? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन। जब मुगल काल खत्म हो गया तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जब भारत में यूरोपीय जो देश थे अलग अलग, जैसे डच हो गए, पुर्तगाल हो गए, अंग्रेज हो गए, ये जब आए इंडिया के अंतर्गत व्यापार करने के उद्देश्य से, तो ये इन्होंने कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करी, उसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। ठीक है, चलो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। 17 मई 1498, ये डेट आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। इस तारीख को वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्र मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डिगामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सहयोग किया था। ये अब्दुल मनीद क्या था? एक नमक व्यापारी था जो कि दक्षिण अफ्रीका में से इसको रास्ता पता था, तो दक्षिण अफ्रीका में वास्को डिगामा से मिला और वास्को डिगामा को इंडिया का रास्ता बताया। वास्को डिगामा कौन था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का एक मतलब व्यक्ति था, ये भी व्यापारी था, जो कि आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मैं शायद ज़्यादा बता रहा हूँ, आप बस इतना ध्यान रखिए, ये डेट याद रखिए, 1498। 1498 कैसे याद रखेंगे? आप याद रखिए 1500, सन 1500 के आसपास, 1500 से 2 साल पहले 1498, ठीक। 1498 में वास्को डिगामा भारत आया और ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा सबसे पहले, और इसी ने भारत या यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज करी। ये पॉइंट आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपने शायद 5वीं-6वीं क्लास में पढ़ा होगा वास्को डिगामा के बारे में, तो आपको ये एक बार सुन रहे होंगे तो आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। आप ये सोचते होंगे पुर्तगाल, देखो पुर्तगाल अलग है, यूके यानी कि यूके जो है अपना यूनाइटेड किंगडम, ये अलग है, और डच जो थे ये अलग है। तो सबको एक में मिक्स नहीं करना है कि सब एक ही हैं, सब अलग अलग हैं। यहाँ पे देखो, 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया, और 1509 में क्या हुआ? अल्फांसो द एल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बन के आया। ये जो पुर्तगाली, जैसे देखिए यहाँ पे ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पे अभी ऋषि सुनाक जी हैं अपने प्रधानमंत्री, ठीक ना। तो वहाँ पे ये, जैसे कि यहाँ पे आपको पता होगा, इस तरह से ये दक्षिण अफ्रीका, सॉरी ये अफ्रीका वाला भाग हो गया, यहाँ पे ये यूरोप वाला भाग हो गया, यहाँ पे मान लीजिए अपना इंडिया है, रफ बन रहा है क्योंकि माउस में ज़्यादा बनाते हैं, अच्छे से नहीं बनता है, ठीक ना, तो इसको कंसिडर करिएगा। तो यहाँ पे जिब्राल्टर जल संधि है, जस्ट यहाँ पे है पुर्तगाल, यहाँ पे क्या है? यूके, और इधर इसके जस्ट आगे के पास में है क्या आपका डच। डच को क्या बोलते हैं अपन? नीदरलैंड शायद बोलते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम लोग देखते हैं आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 1509 में अल्फांसो द एल्कबुर्ग भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर आया। इसने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को गोवा को जीता। 1510 में गोवा को पुर्तगालियों ने जीत लिया, समझ रहे हैं। और गोवा को मुक्त कब कराया गया? 1972 में, समझ रहे हैं। जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद भी जाके पुर्तगाली जो थे गोवा को छोड़ के नहीं जा रहे थे, तो इनको जो है 1972 में सैन्य कार्यवाही के थ्रू यहाँ से भगाया गया था। तो इनको आपको ध्यान रखना है। और देखो आगे, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली थी? कोठी मतलब उन्होंने अपना फैक्ट्री कहाँ डाली थी सबसे पहले? तो ये जो पुर्तगाली थे ना, पुर्तगाली, ये वास्को डिगामा भी पुर्तगाली ही था। तो इसने ये लोग जो आए थे उन्होंने पहली व्यापारिक कोठी जो कोचीन में खोली थी। कोचीन मतलब केरल, वर्तमान में केरल के अंतर्गत कोचीन है, छोटा सा शहर है। तो यहाँ पे इन्होंने खोली थी पहली व्यापारिक कोठी। इसको आपको ध्यान रखना है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? कोचीन में खोली। और देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो,
डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ खोली, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्होंने जो है मसूलीपट्टनम में खोली। और डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी जो है पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने सबसे पहले अपने स्वर्ण सिक्के सिक्के सोने के सिक्के पैगोड़ा को ढाला और पुलिकट को ही अपने समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया, यानी कि राजधानी बनाया। इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक ना। तो आपको यहाँ पे अभी कन्फ्यूजन हो रहा होगा। देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि यहाँ पे अपने पुर्तगालियों ने कोचीन में पहले फैक्ट्री खोली, और डचों ने कहाँ अपनी प्रथम व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ खोली, तो इन्होंने खोली मसूलीपट्टनम में। कब खोली, 1605 में। समझ रहे हैं। ये जो है ना डच डच भारत में बाद में आए थे। पहले पुर्तगाली आए थे, फिर भारत में डच आए थे। देखो यहाँ पे लिखा है, पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। और पहला डच यात्री कौन था, ये कार्नेलियस हाउटमैन था, जो 1596 में भारत के सुमात्रा द्वीप पर पहुंचा था। भारत का सुमात्रा द्वीप हिंद महासागर में एक छोटा सा द्वीप है, तो यहाँ पे आया था। तो आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है कोचीन में खोली, और डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जहाँ है मसूलीपट्टनम में खोली। और दूसरी चीज़, 1498 में वास्को डी गामा ने पहली बार इंडिया आया था, जो यूरोप और मध्य भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज करी, ठीक ना। अब बस आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिटेल याद रखने की ज़रूरत है नहीं। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे। जस्ट सेकेंड, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा गंदा दिख रहा है। देखो, डचों ने भारत में प्रथम बार युद्ध औद्योगिक वेतन भोगी रखे। मतलब क्या हुआ, डच जो आए थे तो उन्होंने पैसे देकर लोगों से काम करवाना शुरू किया। इसको डचों द्वारा भारत में अंतिम रूप से डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन जो हुआ, ये 1700 मतलब 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के युद्ध जो हुआ था उनके मध्य में, वेदरा का युद्ध, इसके अंतर्गत डचों का पतन हो गया। वो जो मैंने गोवा वाला बताया वो पुर्तगालियों का बताया, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। और डच डच जो थे ये अलग थे, नीदरलैंड के आसपास के। तो इनका जो पतन हुआ था 1700 क्या लिखा है 1759। हिंदी में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है, इसके लिए सॉरी। देखो 1759 में जो है अंग्रेजों और डचों के मध्य में वेदरा का युद्ध हुआ। क्यों, क्योंकि डच बोलते थे ये हमारा एरिया है, अंग्रेज बोलते हैं हमारा सब है। तो इनके बीच जो युद्ध हुआ उसके अंतर्गत जो है डचों की पराजय हुई और डचों को वहाँ से भगा दिया गया। और क्या ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे देखिए, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था, प्रथम अंग्रेज कौन था, तो ये कैप्टन हाकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1609 में जहांगीर के राज दरबार में गया था। अब आपको यहाँ पे इसको शायद आपको याद आ रहा हो कि जब मैं जहांगीर के बारे में पढ़ाया था आपको डिटेल में, तो वहाँ पे बताया था कि अंग्रेज, ये जो कैप्टन हाकिंस था ना, ये पहला अंग्रेज था जो कैप्टन हाकिंस के दरबार में गया था 1609 में। किस लिए, वहाँ पे अपनी कोठी, व्यापारिक कोठी यानी उद्योग लगाने के परमिशन लेने के लिए, क्योंकि उस समय पूरा मुगल सम्राट का पूरा मुगल साम्राज्य का जो है इसका शासनकाल था। तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, बस। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बस नाम याद रखना है, कैप्टन हाकिंस। सर टॉमस रो, एडवर्ड फिंच, ये लोग भी बहुत सारे लोग गए थे, लेकिन आपको जो पहला अंग्रेज यात्री था ये कैप्टन हाकिंस था। इसको आपको ध्यान रखना है। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन था, रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन, ड्रैगन मतलब एक सांप जैसा बहुत बड़ा खतरनाक जानवर होता है। तो आप इसको इस तरह से ध्यान रखिए कि रेड ड्रैगन नाम से एक जहाज था, अंग्रेजी जहाज, जो भारत में पहली बार आया था। ठीक है, चलिए। और देखो 1661 में पुर्तगाली यानी पुर्तगाल जो यहाँ पे कब्जा कर चुके थे, तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन और कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, ये उसका नाम है जो राजकुमारी थी उनका, एवं ब्रिटेन मतलब यूके का राजकुमार जो था चार्ल्स द्वितीय, इसका विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई गिफ्ट कर दिया था। ठीक ना, तो ये भी आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं इधर देखने की हम लोगों को। हाँ, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम व्यापारिक कोठी जो है फ्रैंको केनो के द्वारा सूरत में स्थापित की गई थी। ठीक ना, फ्रांसीसियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली, ये मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रांसीसियों ने अपनी व्यापारिक पहली कोठी कहाँ खोली, सूरत में खोली। डचों ने कहाँ खोली, मसूलीपट्टनम में खोली। पुर्तगालियों ने कहाँ खोली, कोचीन में खोली। 3 पॉइंट हो गए, इनको ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे कोई, ठीक है, छोड़ो इन सबको।
आगे देखिए, हम लोग यहाँ पे ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। देखो, ये डेट भी आपको ध्यान रखना है। 20 जून 1756। आप सोच रहे होंगे इतने सारे डेट कैसे याद रहेंगे। मैं जितनी भी बताता हूँ डेट बताते जाता हूँ कि इसको भी याद रखना है, इसको याद रखना है। ये एक ही बार में याद नहीं होगा, धीरे धीरे आप रिलेट करने लगेंगे। जब ऐसे पढ़ेंगे कि हाँ अब 1320 में ये हो गया था, 1526 में वो हो गया था, उसके बाद ये हो गया था, तो ये ऑटोमेटिक लिंक होता जाएगा। तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, बस रिलैक्स माइंड से आप वीडियो को देखते जाओ, सुनते जाओ बस। और मैं इतनी बार चूंकि रिपीट कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। ठीक है, देखो 20 जून की बात थी 1756 की। अब 1756 कैसे याद रखें, तो 1857 आपको क्रांति याद है, उससे 100 साल पहले 1757 पहुंच गए, उससे 1 साल और पहले 1756 पहुंच गए अपन, समझ रहे हो। तो 1757 में लाल कोठरी की त्रासदी हुई, काल कोठरी की त्रासदी हुई। काल कोठरी त्रासदी, ब्लैक होल ट्रेजिडी नामक एक घटना घटी। इस घटना में क्या था, इस घटना के रचयिता जेडी हालवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला, ये बंगाल का शासक था सिराजुद्दौला, जिसने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी के अंतर्गत बंद कर दिया। 146 व्यक्ति को, मान लीजिए आप 10 बाई 10 का कमरा रहा होगा, उसके अंतर्गत उसने ठूस ठूस के सबको डाल दिया। और क्या हुआ, उसमें जब सुबह खोल के देखा गेट को, तो उसमें 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। तो इसको क्या बोला जाता है, ब्लैक होल ट्रेजिडी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ब्लैक होल ट्रेजिडी कब घटी थी, तो आपको कैसे ध्यान रखना है, 1756 में। 1756 मतलब 1857 से 100 साल पहले, फिर 1 साल और पहले 1757। यहाँ के आसपास अगर पहुँच जाएंगे तो यहाँ पे 1700 के आसपास में आपको एक ही ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप कर लेंगे करेक्ट। ठीक है, तो बस आपको ये डेटा याद रखना है, 1756 में ब्लैक होल ट्रेजिडी घटी थी। इसमें नवाब कौन था, सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को ठूस के एक रूम में रख दिया था, जिसके अंतर्गत वो मर गए थे, बाकी के सब बस 23 लोग ही जिंदा बचे थे। और देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध ये 23 जून 1757, समझ रहे हैं, 1756 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। ये जो सिराजुद्दौला है, इसके अगेंस्ट इन्होंने जब इतना खतरनाक काम किया, अंग्रेजों को इतने लोगों को मार दिया, उसके बाद वहाँ के जो अंग्रेज शासक थे, सेनापति रॉबर्ट क्लाइव, जिसने बंगाल के नवाब जो था सिराजुद्दौला, उसके प्रति युद्ध कर दिया। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला हारता तो नहीं, क्योंकि ये काफ़ी फेमस सम्राट था, लेकिन हारा क्यों, नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हो गया। ये जो मीर जाफर था, ये अंग्रेजों के साथ रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिल गया था, इसके कारण से इसने धोखा दे दिया सिराजुद्दौला को, जिसके कारण से सिराजुद्दौला हार गया प्लासी के युद्ध में, समझ रहे हो। और क्या हुआ, इन्होंने जो अंग्रेज शासक थे, इन्होंने मीर कासिम को जो है बंगाल का नवाब बना दिया। इसके बदले में उन्होंने धोखाधड़ी, मीर कासिम ने धोखाधड़ी किया सिराजुद्दौला के साथ, अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए अंग्रेजों ने उसको बंगाल का शासक बना दिया और सिराजुद्दौला को हरा दिया। ठीक है, और आगे देखते हैं, बक्सर का युद्ध। हम बक्सर युद्ध के बारे में अपन पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बक्सर का युद्ध जो हुआ, ये 1764 ईस्वी में अंग्रेजों के बीच हुआ। अब जब मीर कासिम भी अपना दिमाग लगाने लगा होगा बाद में, तो उसने क्या किया, अंग्रेज जो है जैसा बोलते थे वैसा काम तो उसको करना ही पड़ेगा मीर कासिम को, क्योंकि उन्हीं ने बनाया है। तो वो काम नहीं करता था अंग्रेजों के हिसाब से, तो उसके कारण से फिर से अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध भी युद्ध कर दिया बक्सर के युद्ध में। तो उस बक्सर के युद्ध से नाम से जाना गया। इसमें जो है नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। ठीक ना, इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए, इस युद्ध में अंग्रेज जीत गए। और इस युद्ध को अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। जब यह युद्ध हुआ था, उस समय अंग्रेज का सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखो, अब अंग्रेजों और मैसूर, मैसूर मतलब वर्तमान का कर्नाटक के अंतर्गत, तो अंग्रेज और मैसूर के बीच में थोड़ा बहुत डिटेल है, इसको हम लोग देखते हैं, अंग्रेज और मैसूर के युद्ध के बारे में। देखो, 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। ठीक है, हैदर अली की मृत्यु 1782 में हो गई और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी 1782 में। और हैदर अली के बाद जो ये मैसूर का उत्तराधिकारी कौन हुआ, टीपू सुल्तान। ये नाम आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, टीपू सुल्तान काफ़ी फेमस सम्राट था मैसूर का। तो ये टीपू सुल्तान जब यहाँ का उत्तराधिकारी बना, और देखिए क्या लिखा है, 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में, क्या लिखा है, पादशाही की उपाधि के धारण की। जस्ट सेकेंड। ठीक है, तो इसने क्या किया, आगे देखते हैं। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही
जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। तो ये इसमें से आपको कोई ध्यान ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, बस और कुछ नहीं। ठीक है, और देखिए आगे यहाँ पे, और यहाँ पे इसको आपको तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में याद रखना है। तृतीय जो आंग्ल आंग्ल मतलब मैंने बताया था अंग्रेज, मैसूर मतलब कर्नाटक। तो आंग्ल मैसूर तीसरा जो युद्ध हुआ था उसके अंतर्गत ये 1790-92 के आसपास में हुआ था। तो इसमें संधि हुई, कौन सी संधि हुई? तो ये संधि पूछा जाता है कि मतलब युद्ध को समाप्त होने के लिए कौन सी संधि हुई। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, मतलब उसको खत्म करने के लिए, यहाँ पे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। और श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई? 1792 में। और किसके किसके बीच में हुई? तो ये कार्नवालिस के और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। ठीक ना, ये देखिए टीपू सुल्तान यहाँ लिखा है। तो टीपू सुल्तान की संधि कार्नवालिस के साथ हुई, जिसमें ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 में समाप्त हुआ। तो बस आपको इसको पॉइंट को ध्यान रखना है और अच्छे से ध्यान रखना है इसको, मतलब ध्यान रखना ही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। देखो, टीपू सुल्तान और कार्नवालिस के बीच समझौता हुआ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए। ठीक है, चलो अब हम लोग कुछ थोड़ा बहुत इसमें सिख और अंग्रेजों के बारे में पढ़ सकते हैं। जो सिख हैं, सिख मतलब समझते होंगे, तो जो सिख समुदाय था और उसके अंग्रेज के बीच में क्या क्या संबंध थे, इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल हमको पढ़ने हैं। इससे क्वेश्चन बहुत कम, ना के बराबर पूछे जाते हैं, तो इसको आपको बस रिलैक्स होकर एक बार सुनते जाइए। ठीक ना, शुरू सुनो। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजन व्यवस्था स्थापित किए। और देखिए क्या लिखा है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने करवाया था? गुरु अंगद ने करवाया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने करवाया? गुरु अंगद ने करवाया। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गुरु अर्जुन सिंह जो थे ये सिखों के 5वें गुरु हुए। इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना करी। इसमें गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। तो इसमें आपको एक भी और भी ध्यान रखना है कि गुरु अर्जुन सिंह की मृत्यु किसने मतलब मर्डर किसने करवाया था? गुरु अर्जुन सिंह का, ये सिखों के 5वें गुरु जो हुए, इनकी मृत्यु किसने करवाई थी? तो ये जहांगीर ने करवाई थी। और 9वें गुरु की मृत्यु किसने करवाई थी? मतलब उनको उनको जो है मरवाया किसने था 9वें गुरु को? जो कि कौन से थे? गुरु तेज बहादुर को मरवाया था औरंगजेब ने। और ये गुरु अर्जुन सिंह को मरवाया था जहांगीर ने। ठीक ना, आपको ये ध्यान रखना है। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन को मरवा दिया। देखिए यहीं पे पॉइंट मिल गया, लिखा भी है। ठीक ना, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। बस यहाँ पे और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं। यहाँ पे देखिए, हाँ 9वां पॉइंट भी लिखा हुआ है। सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर की हत्या इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण से औरंगजेब ने करवा दी थी। कहाँ पे करवाई थी? शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। तो ये आपको, इसमें से आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि यहाँ पे जहांगीर ने 1606 में तेज बहादुर की मृत्यु करवा दी। सॉरी, अमीर खुसरो ने अर्जुन देव को मरवाया था। सॉरी यार, सॉरी, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है काफ़ी टाइम से, लंबे समय से पढ़ते पढ़ते। देखो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मरवाया, समझ में आई बात? 1606 में। और गुरु तेज बहादुर को किसने मरवाया? औरंगजेब ने मरवाया। ये बात काफ़ी बार रिपीट भी कर चुका हूँ। ठीक ना, और बार बार नहीं बोलेंगे अपन, आगे देखते हैं। देखो, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखे थे। ठीक, और खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। गुरु गोविंद सिंह जो थे, जो कि सिखों के अंतिम गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह 10वें सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना करी थी। ठीक है, चलो आगे देख। तो बंदा का उद्देश्य क्या था? ये बंदा वो वाला बंदा नहीं, बंदा जो है ये गुरु थे इन लोगों के। इसी तरह से एक मतलब सिख समुदाय के व्यक्ति थे, बंदा एक व्यक्ति थे जिन्होंने पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करने का जिनका उद्देश्य था। कि इसलिए उन्होंने लाहौर को राजधानी बनाया, लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने गुरु नानक एवं गुरु गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए थे, जो बंदा था। ठीक है, और देखिए
लाहौर की संधि किसके और किसके बीच हुई थी? तो आपको बस ये पॉइंट ध्यान रखना है कि लाहौर की संधि जो हुई थी अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुई थी 1846 में, ठीक है। तो ये थे अपना कुछ पॉइंट। अपन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अब पढ़ने वाले हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, ठीक है। तो कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल हैं, गवर्नर जनरल से हिस्ट्री से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनसे एक ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, ठीक ना। तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक ना। तो अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी ये वीडियो नेक्स्ट टाइम आपको दिखेगी। नहीं तो क्या होता है कि सब्सक्राइब नहीं किए रहते तो वीडियो का रिकमेंडेशन आपके पास पहुंचता नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, और अगर कुछ डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं डिटेल में आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है। और अगर आपके दोस्त हैं जो कि और वो भी लुसेंट पढ़ रहे हैं बट याद नहीं हो पा रहा उनको अच्छे से, तो ये वीडियो उनको भी शेयर करिए ताकि इसका लाभ वो भी ले सकें, ठीक है। तो ये था वीडियो का अंत। अपन मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस तरह से हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।